एलिप्स से जुड़े हुए जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें एक बार जब हमने दो टाइप्स के एलिप्स को पढ़ लिया तो दो टाइप्स के एलिप्स को पढ़ने के बाद हमारे पास जो एलिप्स के इक्वेशन आएंगे, जो हमारे पास दीर्घवृत्त के समीकरण रहते हैं, वो कुछ इस तरह से रहते हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला जो है हमसे ये बोलता है कि भाई साहब ये दीर्घवृत्त का समीकरण है और इस दीर्घवृत्त के समीकरण से आप कुछ चीज़ों को निकालिए। ये जो है एलिप्स के इक्वेशंस हैं और इस एलिप्स के इक्वेशन से आप कुछ चीज़ों को फाइंड करिए। उन कुछ चीज़ों में या तो वो सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछेगा, या वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पूछेगा, या फोकी के कोऑर्डिनेट पूछेगा, या लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, या इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछेगा। देने के लिए क्या देगा वो? देने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एलिप्स का इक्वेशन बताएगा। ये बता देगा कि ये एलिप्स का इक्वेशन है। अच्छा, एक चीज और ध्यान से समझिएगा, एलिप्स में और पैराबोला में जो बेसिक डिफरेंस है वो एक और है। एलिप्स में x और y दोनों पर स्क्वायर होता है। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप जो है एलिप्स का, दीर्घवृत्त का जो मानक रूप है उसमें x और y दोनों पर स्क्वायर होता है, जबकि पैराबोला में या तो y पर रहता था या x पर रहता था। स्क्वायर जो है x और y में से दोनों में से किसी एक में रहेगा तो वो हमारा पैराबोला है, और अगर दोनों पे रहेगा तो वो हमारा एलिप्स है। आप बेसिक क्वेश्चन को यहाँ से भी समझिएगा। हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये हमारा पहला क्वेश्चन है एलिप्स का, और ये इक्वेशन देकर मान लीजिए कि आपको पूछा गया सेंटर निकालना है, वर्टिसेस निकालना है, फोकी निकालना है, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए बोली गई। तो हमेशा आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि अगर आपको ये एलिप्स दिया है तो एलिप्स जो है जब तक आप इस फॉर्म में चेंज नहीं कर लें तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं फाइंड आउट कर सकते। यानी आपको अपने दिए हुए एलिप्स को, आपको अपने दिए हुए दीर्घवृत्त को इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में चेंज जरूर करना है, और चेंज करने के बाद हमें तीन चीज़ों की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। तीन चीज़ों में क्या क्या रहता है? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू। ए का मान, बी का मान और उत्केंद्रता ई का मान, ये तीन मान हमें पता चल जाए तो ये तीन मान पता चलने के बाद हम किसी भी चीज़ को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि अगर हमें कोई इक्वेशन दिया रहे एलिप्स का तो उस इक्वेशन को किस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम इस फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास जो इक्वेशन है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब देखिए इसमें x और y दोनों पर स्क्वायर है, और x स्क्वायर और y स्क्वायर के अलावा और यहाँ पर कोई दूसरा टर्म नहीं है। जैसे आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको x स्क्वायर और y स्क्वायर तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ में x या y वाले टर्म भी हैं। तो पहला अंतर तो यहीं पर आएगा कि या तो आपका क्वेश्चन में x स्क्वायर और y स्क्वायर वाले पद ही रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, या x स्क्वायर y स्क्वायर के अलावा x और y वाले टर्म भी होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हैं जिसमें केवल x स्क्वायर और y स्क्वायर हो। अब हमेशा ध्यान रखिए जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस स्टैंडर्ड फॉर्म में इज इक्वल टू के बाद 1 होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट वाला फॉर्म हो या सेकंड वाला हो। इज इक्वल टू के बाद 1 करना है। अगर इज इक्वल टू के बाद 1 करना है तो यहाँ पर जो भी नंबर है उसी नंबर से आप सब में डिवाइड करेंगे। क्यों? यहाँ पर 1 बनाने के लिए अगर मैं 400 से इसमें डिवाइड कर दूं तो 400 अपॉन 400 कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक बात समझनी है, इज इक्वल टू के बाद जो भी नंबर रहे उसी नंबर से आप दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स
बाई 400, दोनों पक्षों में 400 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 400 से भाग देने पर फिर डिवाइड करके बताना है। कैसे बताना है? 16x² अपॉन का 400 प्लस 25y² अपॉन का 400 इज इक्वल टू 400 अपॉन 400, ऐसे बताना है। इसके बाद अगर ऊपर नीचे कुछ कटता है तो उसको काटना है। ऊपर नीचे अगर कटेगा तो काटिएगा। यहाँ पर ये कटने वाला है, यहाँ पर ये कटने वाला है। कैसे कटेगा? 16 से अगर मैं इसको काटूँ, 16 दूना 32, 8 बचेगा 0, 16 25, ये 25 बार में जाएगा और 25 से काट दूंगा ये 16 बार में चला जाएगा और ये 400 कट के यहाँ 1 आ जाएगा। अब बचा क्या? बचा है हमारे पास x² बाई 25 प्लस y² बाई 16 इज इक्वल टू 1। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे में भी स्क्वायर रहना चाहिए, नीचे में भी स्क्वायर रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 को हम लिख सकते हैं x² बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा y² बाई 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है। मान लीजिए कि यहाँ पर तो 25 था, 25 तो आराम से हमको 5 का स्क्वायर दिख गया, लेकिन मान लीजिए कहीं पर अगर रहता x² बाई 7 लिखा रहता। अब 7 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो अगर x² बाई 7 लिखा रहता तो यहाँ पर स्क्वायर बनाने के लिए मैं उसको √7 का होल स्क्वायर लिखता। मैं क्या बात बोल रहा हूँ? अगर कहीं लिखा रहता x² बाई 7 तो ये 7 जो है वो तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मुझे नीचे में स्क्वायर बनाना है। तो इसको स्क्वायर में चेंज करने के लिए मैं लिखता x² अपॉन √7 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हमको हर हाल में बनाना है। अब यहाँ पर आप कंपेयर करिए, a की वैल्यू और b की वैल्यू देखिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि x के नीचे वाला a होगा, y के नीचे वाला b होगा। तो x के नीचे आपका a का वैल्यू 5 है और y के नीचे b का वैल्यू 4 है। अब दोनों में तुलना करके देख लीजिए कौन सा वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है। यहाँ पर a की वैल्यू बड़ी है, किससे? b से। अगर a की वैल्यू बड़ी है तो ये जो इक्वेशन है ये हमारा ये फर्स्ट वाला टाइप है। ये जो इक्वेशन है ये हमारा फर्स्ट वाला टाइप है। लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है। क्या लिखना है? ऑन कंपेयरिंग विथ x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1 वी गेट a is equal to 5 and b is equal to 4। हिंदी में क्या लिखेंगे? x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर हमें मिलता है a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 4। a और b की वैल्यू आपको पता चल गई। a और b की वैल्यू आपको पता चल गई तो इसके बाद जो पहला काम करिएगा वो e निकालिएगा। a और b आपको पता चल गया। a और b पता चल जाने से आपको एक चीज़ और पता चल गया कि आपको ये फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है। ये फर्स्ट वाला है जिसमें a की वैल्यू बड़ी होती है b से। अब आपको e निकाल लेना है। a और b जैसे ही आपको पता चले तो आप उसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं कि अब e का फॉर्मूला क्या होता है? e का फॉर्मूला होता है √1 माइनस, याद रखिएगा माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस था, लघु अक्ष अपॉन दीर्घ अक्ष था। तो लघु अक्ष तो यहाँ पर 2b है और ये 2 है, तो ये हमारा b² बाई a² था। हमें a और b दोनों के वैल्यू पता है, दोनों के वैल्यू को यहाँ पर रख कर सॉल्व करना है।
ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारा 16 हो जाएगा और ए स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, तो ये हमारा 25 माइनस 16 अपॉन का 25। तो यहाँ से e इज इक्वल टू अंडर रूट 25 में से अगर आपने 16 को घटा दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 9 अपॉन 25। बाहर निकलेगा रूट के तो आएगा 3 अपॉन 5। किसकी वैल्यू निकाल ली आपने? इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता निकाल ली। अब पिछले कल के वीडियो में आपने ध्यान दिया होगा, हमने डेफिनेशन में लिखते समय बार बार इस बात को दोहराया था कि इलिप्स में जो उसकी इसेंट्रिसिटी होती है, दीर्घवृत्त में जो उसकी उत्केंद्रता होती है, उसकी वैल्यू, उसका मान 1 से कम होता है। 1 से कम होता है। देखिए ई का जो वैल्यू आया है वो 1 से कम है। कैसे 1 से कम है? आप सोचिए, ऊपर न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 5 है। 3 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है डेसिमल में आएगा। ऊपर में 3 है, नीचे में 5 है, डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका डेसिमल में आ जाएगा। इससे पता चलता है कि ई की वैल्यू जो है 1 से कम है। हाँ, अगर ऊपर में 5 रहता और नीचे में 3 रहता, तब अगर आप डिवाइड करते तो आपका आंसर 1 पॉइंट समथिंग में आता। 1 पॉइंट आने का मतलब कि 1 से बड़ा हो जाता, तब आपका गलत होता। आप पूरे के पूरे इलिप्स में बनाते समय हमेशा अपने माइंड में इस बात को सेट रखिएगा कि ई की वैल्यू जब भी आनी चाहिए वो 1 से कम आनी चाहिए और माइनस में होता नहीं है। ई की वैल्यू कभी माइनस में नहीं आएगी। माइनस में क्यों नहीं आएगी, इसके बारे में चर्चा हमने पहले भी किया था। अब देखिए, आपको ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई और ई की वैल्यू पता चल गई। इसी क्वेश्चन में मैं अपने, चूंकि मैं इसको अभी रब कर दूंगा, ए की वैल्यू जो है मेरे पास 5 है, बी की वैल्यू 4 है और ई की वैल्यू 3/5 है। अब देखिए, ए, बी और ई की वैल्यू पता चल जाने के बाद बाकी चीज़ों को निकाला कैसे जाता है। बाकी चीज़ों में जैसे हम शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर से। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या है? 0 0 है। केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक आपका क्या है? 0 0 है। इसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस का। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ध्यान दीजिए, दो वैल्यू है, दो वैल्यू है ना। अब इन दोनों को अगर आपको एक साथ लिखना है तो इसे हम लिखते हैं +-a, 0। इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिखने के लिए हम +-a, 0 लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर a प्लस में है और ये वाला a माइनस में है, बाकी दोनों तो 0 ही है, तो उसको हमने ऐसे लिखा। अब a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू आपकी 5 है, बस a की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। a की वैल्यू को रख देंगे तो ये बन जाएगा +-5, 0। ये +-5, 0 जो है इसका कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आया। शीर्ष के निर्देशांक +-5, 0 निकल गया। इसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी की। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, यहां पर भी देखिए 2 भाग में है। दोनों को अगर आप एक साथ में लिखेंगे तो इसे लिखा जाता है +-ae, 0।
ये ए प्लस में है, ये ए माइनस में है, दोनों को एक साथ लिख दिया तो प्लस माइनस ए और 0। अब यहाँ पर आपको ए की वैल्यू भी पता है, ई की वैल्यू भी पता है, पुट कर दीजिए। यहाँ पर प्लस माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, ए की जगह पर आपको रखना है 5 इंटू, ई की जगह पर आपको रखना है 3/5, फिर कॉमा 0। यहाँ से ये 5 और ये 5 कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 3,0। ये डेसिमल मत समझ लीजिएगा, ये इंटू है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी का मतलब नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक हमने ये निकाल लिया। फिर बात करते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। यहाँ पर लिख लेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को हिंदी में क्या बोलेंगे? दीर्घ अक्ष की लंबाई। अब दीर्घ अक्ष की लंबाई का फॉर्मूला लिख लीजिए, उसमें ए की वैल्यू आपको पता है, डाल दीजिए। फिर ऐसे ही ये सारी की सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि इक्वेशन बनाते समय जो इक्वेशन है उससे आपको ए, बी और ई ये तीन चीज़ें पता चल जाएं तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी की सारी आप निकाल सकते हैं, सारी के सारी आप निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जैसे है, नियता का समीकरण है, तो यहाँ पर देखिए दो दो चीज़ें हैं, दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे? तो दोनों को एक साथ लिखा जाता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। अब आपको वैल्यू बस पुट करना है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे? ये x हमारा वैसे ही रहेगा, ये प्लस माइनस का साइन भी वैसे ही रहेगा। a और e की वैल्यू रख दीजिए, तो a की जगह पर है हमारा 5 अपॉन, ये हो जाएगा 3/5। ये 5 सोचिए जाएगा कहाँ? नॉर्मल यहाँ पर अगर आपने गलती कर दिया इसको सॉल्व करने में तो नंबर कट जाएगा। यहाँ पर ध्यान से सोचिए, ये पहले a लिखा हुआ है और a में हम e से डिवाइड कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? a में हमने e से डिवाइड किया है, यही तो ये लिखा है। तो a की वैल्यू थी हमारी 5, डिवाइड में था हमारा 3/5। डिवाइड को जब आप इनटू में चेंज करिएगा तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये बनेगा 5 इंटू 5/3, यानी ये सॉल्व होकर हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/3। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/3, ये है इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, नियताओं का समीकरण। इस तरह से आप बाकी चीज़ों को भी निकाल सकते हैं कि करके लिख के। मेन क्या होता है, इक्वेशन से आपको a, b और e की वैल्यू पता रहनी चाहिए। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमारा जो इक्वेशन है ये है, बात कर रहे हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। हमारा इक्वेशन है x² प्लस 4y² प्लस का 2x प्लस का 16y प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। हमेशा इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इलिप्स में, दीर्घवृत्त में इज इक्वल टू के बाद 1 होना चाहिए, 0 कुछ नहीं, ना ही कोई दूसरा नंबर। ये नहीं कि इज इक्वल टू के बाद 4 भी चलेगा, नहीं साहब, इज इक्वल टू के बाद हमेशा हमको 1 चाहिए। अब यहाँ से x वाले सारे को एक साथ इकट्ठा करिएगा, y वाले सारों को एक साथ इकट्ठा करिएगा, और जो नॉर्मल नंबर बच गया, कांस्टेंट अचर जो बच गया, उसको उधर भेज दीजिएगा। क्या बात किया मैंने? x² मतलब x वाले सारे पदों को एक साथ, y वाले सारे पदों को एक साथ, और जो कांस्टेंट अचर बच गया उसको इज इक्वल टू के उस साइड में। तो यहाँ पर आइए, x² प्लस 2x, ये x और ये x वाला मैंने एक साथ लिख लिया, प्लस 4y² प्लस का 16y, y वाले को एक साथ लिख लिया, और इज इक्वल टू में माइनस का 13, ये 13 को मैंने उधर भेज दिया।
अब ये x वाला देखिए दो हिस्सा है, मतलब x वाले एक से अधिक पद हैं, तो इसे मुझे होल स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। किसमें? होल स्क्वायर में। अब होल स्क्वायर में कैसे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने पढ़ा है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपने 10th क्लास में द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है, उससे बनाते हैं। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x है। मैंने क्या किया, इसमें 1 जोड़ दिया। 1 जोड़ देने से क्या होगा? अब सोचिए, ये 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 का स्क्वायर लिखते ही ये मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, तब तक यहां पर अगला में समझिएगा, ध्यान से मेरी इस बात को ध्यान से समझिएगा। हमेशा हमेशा मतलब हमेशा आप इलिप्स के क्वेश्चन को बनाते समय एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट को 1 रखिएगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 रहना चाहिए। हमारा किस्मत अच्छा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से 1 था, लेकिन वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का गुणांक पहले से 1 नहीं है, तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा रहेगा उसको हमको कॉमन लेना है। यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणांक 4 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो मैं इसमें से पहले 4 को कॉमन ले लेता हूँ। 4 को कॉमन ले लूँगा तो देखिए बचेगा क्या, ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस का 4y बचेगा। अच्छा, तब तक समझिएगा, मैंने अलग से इसमें 1 जोड़ा था। ये 1 जो है यहाँ पर पहले कहीं नहीं था, मैंने अलग से जोड़ा। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं किसी चीज़ को जोड़ रहा हूँ तो वही चीज़ मुझे राइट हैंड साइड में भी जोड़नी पड़ेगी, तब दोनों भाग बराबर होंगे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में किसी चीज़ को घटाता तो राइट हैंड साइड में भी उसी चीज़ को घटाना पड़ता। तो इज इक्वल टू में पहले से यहाँ पर माइनस का 13 है और मुझे यहाँ पर प्लस का 1 लिखना पड़ेगा। ये प्लस का 1 क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मैंने अपनी तरफ से प्लस का 1 लिखा था। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक को देखिए, मैं लिख रहा हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर में आप इसको एक्सपेंड करके देख लीजिए, ये आ जाएगा। तब तक आप यहाँ पर 4 है। अब ब्रैकेट के अंदर पहले सोचिएगा, ब्रैकेट के अंदर आपको अगर होल स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का 4y तो पहले से है। अगर मैं यहाँ पर प्लस का 2 स्क्वायर जोड़ दूँ, प्लस का 2 स्क्वायर जोड़ दूँ, तो सोचिए यहाँ से लेकर यहाँ तक y प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? y प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab जब करेंगे तो देखिएगा 4y अपने आप आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या जोड़ा? आप सोच रहे होंगे 2 का स्क्वायर। नहीं, 2 का स्क्वायर तो केवल ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है। बाहर में जो 4 है ना, ये 4 का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा। 2 का स्क्वायर कहने का मतलब ये 4 है, 2 का स्क्वायर कहने का मतलब ये 4 है, और बाहर में जो ये 4 है, इस 4 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब ये 16 बन जाएगा। यानी राइट हैंड साइड में मुझे 16 जोड़ना पड़ेगा। क्यों? लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 16 जोड़ा है। आप बोलेंगे कहाँ है 16? 16 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, हमको तो यहाँ 4 दिखा केवल, कि आपने इधर 4 जोड़ा है। 4 आपको ब्रैकेट के अंदर दिखा है, बाहर में भी एक 4 बचा है। तो यहाँ पर आप जो भी नंबर लिखेंगे उसका बाहर में अगर कोई नंबर कॉमन निकाला हुआ है, कॉमन निकाला है, तब बाहर में जो नंबर कॉमन निकाला है उसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और जितना आएगा उतना ही उधर भी ऐड करना है। तो यहाँ पर पहले से माइनस का 13 था, पहले से प्लस का 1 भी था, हमने प्लस का 16 ले लिया। यहाँ से अब ये हमारे पास क्या है?
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करिए। 16 में से 13 माइनस करिएगा तो 3, 3 प्लस 1 4 आ गया यहां तक। हमेशा इज इक्वल टू के बाद आपको 1 रखना है। इज इक्वल टू के पहले, इज इक्वल टू के पहले ध्यान से समझिएगा, इज इक्वल टू के पहले 2 ही टर्म होते हैं, 2 ही पद रहते हैं और वो दोनों के दोनों स्क्वायर में रहते हैं। इज इक्वल टू के पहले आपके पास 2 ही टर्म हैं और दोनों के दोनों स्क्वायर में होने चाहिए। देखिए होल स्क्वायर में है, तो अब दोनों साइड में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों साइड में 4 से डिवाइड करिए। 4 से क्यों? क्योंकि मुझे इज इक्वल टू के बाद 1 बनाना है। तो यहां से डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 4, तो यहां पर क्या बनेगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन का 4 और इज इक्वल टू में 4 अपॉन 4। अब यहाँ से जो जो कट रहा है उसको काट देंगे। यहाँ पर तो कुछ काटने लायक है ही नहीं, यहाँ पर 4 और 4 कटेगा, यहाँ पर भी 4 4 कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या मेरे पास? यहाँ पर बचेगा मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 और इज इक्वल टू में 1 हुआ। इसके बाद इस 4 और इस 1 को मुझे होल स्क्वायर में लिखना है, नीचे में होल स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं? x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए नीचे में होल स्क्वायर बन गया, बन गया। काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ढंग से चालू हुआ है। क्यों? ऊपर में देखिए केवल एक सिंगल वेरिएबल, या तो x या y ऐसा होना चाहिए, ब्रैकेट नहीं था। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ब्रैकेट नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट आया है। अब इसको कैसे करेंगे? याद कीजिए पैराबोला में कैसे करते थे हम लोग। इसको कैपिटल X और कैपिटल Y में चेंज करते थे। क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं जिसमें कैपिटल X और कैपिटल Y यूज होता था। सेम चीज़ अब यहाँ पर भी आएगा। मैं अब इसको पहले मिटा देता हूँ। यहाँ के बाद आपको क्या करना है? लेट, हिंदी में माना, ये जो आपका लिखा है x प्लस 1, आप इसको कैपिटल X मान लीजिए, एंड ये जो y प्लस 2 लिखा है इसको आप कैपिटल Y मान लीजिए। ठीक, मानने के बाद आप इसको जब यहां रखेंगे तब आपका ये क्या बनेगा? ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसकी फोटो जो है आप यहाँ पर मिलाकर देख लीजिए किससे मिल रही है। इसकी फोटो जो है फर्स्ट वाले से मिल रही है। क्यों? ऊपर में देखिए एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, आपका पी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। नीचे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए की जगह पर आपका 2 है, बी की जगह पर आपका 1 है। अब यहां आइए, ऑन
कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वी गेट। हिंदी में क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है। क्या क्या चीज़ चाहिए हमको? ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है। एक बार जब आपको ए और बी पता चल गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है। अब फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है, जब ये पता चल जाए तब आप ई की वैल्यू निकालिए। बार बार मैंने कहा है हमेशा 3 चीज़ हमें पता रहना चाहिए, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, ई का वैल्यू। ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ई का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या था इसका फॉर्मूला? माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस में देखिए बी वाला हिस्सा है, मेजर में ए वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रख के सॉल्व करिए। ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर करने का मतलब ये 1 आएगा और ए स्क्वायर करने का मतलब ये 4 आएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 में से 1 गया 3 अपॉन 4। ई इज इक्वल टू आपका आएगा रूट अंडर 3 अपॉन 4। बाहर निकलेगा, नीचे वाला ही बस बाहर निकल पाएगा, तो यहाँ से बचेगा रूट अंडर 3/2। रूट अंडर 3/2। अब आप सोच रहे होंगे ई की वैल्यू जो है वो तो 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी है। रूट अंडर 3 का वैल्यू सोचिए कितना होता है? रूट अंडर 3 का वैल्यू होता है 1.732, बचपन से यूज करते आ रहे हैं। रूट अंडर 3 का वैल्यू 1.732, 1.732 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा हो जाएगा है। अब आइए, हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? हमने ए का, बी का और ई का, तीनों का वैल्यू निकाल लिया। मैं रफ के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, आपको फेयर में यहाँ नहीं लिखना है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है और ई की वैल्यू रूट अंडर 3/2 है। अब ये वाले हिस्से को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ।